हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। कल हमने आपको पहले लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था, फिर फर्मेंटेशन पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल। याद करो, ग्लाइकोलिसिस हुआ था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था और पायरुविक एसिड से बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यही एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है क्रेब्स साइकिल में। याद है ना? हाँ। अब सर समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, एकदम मजे से समझिएगा। इसीलिए बोला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है, कनेक्शन होता है किसके बीच का, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस। चलिए देखते हैं। सर क्रेब्स साइकिल को हम एक नाम से और जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं टीसीए साइकिल। क्या बोलते हैं? टीसीए साइकिल। हमने बोला था ग्लाइकोलिसिस हुआ था। क्या हुआ था? ग्लाइकोलिसिस हुआ था, मतलब ग्लूकोज जो था पायरुविक एसिड में टूटा था और पायरुविक एसिड से बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद है ना? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसमें बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। तो हम बोल सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, जो कि किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हमने बताया था ना, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा तो समझ लेना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। सर हमने एक बात आपसे बोली कि ये जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है, इसमें बहुत सारे कोएंजाइम काम करते हैं, NAD+ भी काम करता है और कोएंजाइम भी रोल प्ले करता है। सारे जितने हमने बोला, पहला बहुत सारे एंजाइम, NAD+ कोएंजाइम, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन क्या होता है, क्या बनाता है, क्रेब्स साइकिल। क्या बनाता है बेटा? क्रेब्स साइकिल। अब आपके दिमाग में आएगा इसका नाम क्रेब्स साइकिल आखिर कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? सर क्यों पड़ा? क्योंकि क्रेब्स साइकिल को डिस्क्राइब किया था एक बंदा जिसका नाम था सर हैंस क्रेब। क्या नाम था? सर हैंस क्रेब, जो कि ब्रिटिश का रहने वाला था और ये एक बायोकेमिस्ट था, और इन्होंने क्रेब्स साइकिल बोले तो कब दिया था? 1940। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए सर अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। याद करना एक एक पॉइंट को। सर हमने ग्लूकोज को तोड़ा जो कि 6 कार्बन वाला था, प्रक्रिया कहलाया था ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाया था? ग्लाइकोलिसिस कहलाया था। 10 स्टेप वाला। कितने स्टेप वाला? 10 स्टेप वाला ग्लाइकोलिसिस था। याद है ना? हाँ। क्या प्रोड्यूस होता, क्या मिला था, वो हमने ग्लाइकोलिसिस में देख लिया था। 8 ATP मिला था। याद रखना। यहां कितने मिलेंगे याद रखना, सबको जोड़ेंगे तभी तो बैलेंस शीट बनाएंगे। आओ, पायरुविक एसिड बन चुका है बेटा। अब पायरुविक एसिड में हमने क्या किया, NAD+ दिया किसको? पायरुविक एसिड को। और पायरुविक एसिड से हमने 2H+ आयन ले लिया। क्या ले लिया? 2H+ आयन, और NAD+ के साथ जोड़ दिया और बाहर निकाल दिया। किधर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। किस रूप में? NAD+, NADH+H+, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। और यहां से बेटा पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन निकल गया। तो एक कार्बन निकलेगा तो 3 कार्बन की जगह कितने हो जाएंगे? 2 कार्बन हो जाएंगे और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमने बोला था ना बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ही जाता है आपके क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब बात है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है 2 कार्बन है, लेकिन देखो आगे कितने कार्बन है? 6। तो इस बंदे को चाहिए 4 कार्बन और, तो ये जाएगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड, साइकिल है ना वे, ये जाएगा किसके पास? ऑक्सलो एसिटिक एसिड के पास, और कहेगा भैया जो आपके पास 4 कार्बन है हमको दे दो। तो ये बंदा कहेगा ठीक है ले लो। इधर से 4 आ गया और इनसे 2 आ गया। कुल कितने कार्बन वाला बन गया सिट्रिक एसिड बेटा? बन गया 6 कार्बन वाला। और इसमें एंजाइम कौन काम करता है बेटा? साइट्रेट सिंथेटेज। कौन करता है? साइट्रेट सिंथेटेज करता है। और H2O इसमें हम डालते हैं, तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सलो एसिटिक एसिड की मदद से बनता है सिट्रिक एसिड। अब हमने क्या किया, सिट्रिक एसिड में एक एंजाइम डाला जिसको बोलते हैं एकोनिटेज एंजाइम, और आयरन की उपस्थिति में हमने क्या बना दिया? सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बना दिया? सिस एकोनिटिक एसिड। अब याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर ये जो आपका सिस एकोनिटिक एसिड है बन चुका, फिर हमने इसमें एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम है बेटा? ये एकोनिटेज एंजाइम डाला, और आयरन की उपस्थिति में हमने सिस से क्या बना दिया? आइसो, स्ट्रक्चर बदल गया, आइसोसिट्रिक एसिड। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। अब आपका आइसोसिट्रिक एसिड बन चुका है। याद रखना क्या बन चुका है? आइसोसिट्रिक एसिड बन चुका है। अब आइसोसिट्रिक एसिड में हमने क्या डाला? NAD+, और इस आइसोसिट्रिक एसिड से इसने ले लिया 2H+ आयन, और बाहर क्या निकाल दिया? NADH+H+ आयन। और एंजाइम कौन सा डाला था?
आइसोसाइट्रेज डिहाइड्रोजिनेज। और यहां भाई सब डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है। यहां कितने कार्बन है? 6 कार्बन। यहां कितने कार्बन है? 6 है। डी कार्बोक्सिलेशन होगा मतलब CO2 निकलेगा, तो एक कार्बन निकल गया, तो 6 से कितने कार्बन हो जाएंगे? 5 कार्बन। कितने कार्बन? एक निकल चुका है बेटा। ऑक्सलो एसिटिक एसिड तक हमें 4 कार्बन चाहिए, एक कार्बन निकल गया, 5 बचा। और इस एंजाइम की उपस्थिति में और ये सब प्रक्रिया होने के बाद बनेगा अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड। बन गया अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड। चलिए साहब, अब हमने क्या किया? देखो देखना, हमने इसमें डाला कोएंजाइम ए। क्या डाला? कोएंजाइम ए डाला, तभी तो आगे जुड़ेगा कोएंजाइम ए। और देखो फिर हमने यहां से निकाल लिया CO2, एक कार्बन फिर निकाल लिया। चलो भैया, एक कार्बन जब निकालेंगे 5 से कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। अब मत निकालना क्योंकि ऑक्सलो एसिटिक एसिड तक हमें 5 कार्बन तो भेजना है। अब हमने अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड में डाल दिया NAD+, और NAD+ इस बंदे से 2H+ आयन ले लेगा और बाहर क्या निकालेगा? NADH+H+ आयन निकालेगा। याद करना कहां कहां, एक तो यहां हमको NADH+ मिला और एक यहां हमको NADH+ मिला। बेटा दो मॉलिक्यूल, ये साइकिल एक बार नहीं 2 बार चल रही है, क्योंकि पायरुविक एसिड हमको 2 मोल मिले थे, तो दोनों पायरुविक एसिड के साथ साइकिल चलेगा। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2 करेंगे हर जगह, याद रखना, याद रखना। अब इन सब प्रक्रिया होने के बाद क्या बनेगा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से हम बाहर किसको कर देंगे? कोएंजाइम ए को बाहर कर दिया हमने, और इसमें हमने डाला GDP, गोनोसिन डाइफॉस्फेट। अब सर गोनोसिन डाइफॉस्फेट डाला, GDP डाला, तो इसमें एक फॉस्फेट ले लिया इनसे और बाहर क्या निकाल दिया? GTP। देखो एक ATP और हमको मिल गया। GTP मतलब ATP, घबराना नहीं। यहां एक NADH+ मिला था, यहां भी मिला था, 2 एनर्जी का सोर्स यहां भी मिल गया। और यहां क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ तो 4 कार्बन रहेगा। अब यहां हमने डाला FAD डाला, और FAD यहां से 2H+ आयन लेगा और निकाल देगा बाहर क्या? FADH2। क्या निकाल देगा? FADH2। और 4 कार्बन वाला, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन हो नहीं रहा है, फ्यूमरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? फ्यूमरिक एसिड बनेगा। अब सर आगे की प्रक्रिया समझना, ये जो फ्यूमरिक एसिड है, कौन है बाबा? फ्यूमरिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला फ्यूमरिक एसिड ये उल्टा बन गया है, इसमें हम डालेंगे H2O। क्या डालेंगे बेटा? H2O डालेंगे। और एंजाइम कौन सा डालेंगे? फ्यूमरेज डालेंगे। अब फ्यूमरिक एसिड में पानी डाला, फ्यूमरेज एंजाइम डाला, बन गया मैलिक एसिड। क्या बन गया? मैलिक एसिड। कितने कार्बन वाला? 4। अब हम क्या करेंगे? इस मैलिक एसिड में डालेंगे NAD+, और मैलिक एसिड से बन डालेगा 2H+ आयन, और एंजाइम डालेगा म्यूलेट डिहाइड्रोजिनेज। और जब 2H+ आयन लेके निकलेगा बाहर से क्या? NADH+H+ लेके निकल गया बाहर। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए हाँ या ना। तो कितनी जगह NADH+ दिखा? 3 जगह। अब भाई साहब आखिरी में हमको मिल गया ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। फिर यही साइकिल चलेगी, ऐसे चलता रहेगा। अब आप देखते हैं क्या हमको कितना मिला। याद करना, अल्फा कीटो के पहले एक जगह हमको मिला था, क्या मिला था? NADH+ आयन मिला था। देखो याद करो, यहां देखो आइसोसिट्रिक अल्फा कीटो के पहले मिला था, देखो मिल गया। और हमें फिर अल्फा कीटो के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम के पहले मिला 2 जगह। फिर हमको आखिरी में मिलता है, देखो मैलिक एसिड ऑक्सलो के बीच में 3 जगह। तो कितने हमको NADH+ मिलते हैं बेटा? 3 मिलते हैं। कौन मिलते हैं? NADH+। और NADH+ कितने ATP के लिए माना जाता है? 3 ATP के लिए माना जाता है। तो 3 × 3 = 9 ATP। कितना ATP दे दिया? 9। और याद रखना, जो FADH2 होता है वो हमेशा 2 ATP, FADH2 की बात करें, एक FADH2 हमेशा 2 ATP देता है। कितना ATP माना जाता है इसके लिए? 2 ATP माना जाता है। एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। तो हमने लिखा FADH2 कितना है? एक ही जगह दिखाना आपको, तो 1 कर दिया इंटू FADH2 कितना? 2 ATP। तो 2 एक कम 2, कितने ATP हो गए? 2। और GTP ATP तो एक ही होगा, तो 1 9 2 11 और 11 12, कुल कितने ATP मिले? 12। ग्लाइकोलिसिस में कितने मिले थे? 8। और इसमें कितने मिले? 12। बेटा हम कैलकुलेट जब करेंगे ना तो 38 ATP गिनवाएंगे, आपको घबराना नहीं। सर इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए सर, अब मेरी बात समझना। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल का NADH+ और FADH2 जानते हो कहां जाएगा? ये जाएगा ETS में। कहां जाएगा? ETS में। समझना मेरी बात, समझना। और ETS में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इससे हमें मिलते हैं NADH+। और ये बताता कितने NADH+ मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? 3। और 3 यही दर्शाता है
कि 3 बार NADH मतलब 3 ATP देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ATP इंक्लूड नहीं होता है, वो हम जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे।